हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। क्लास नंबर 3 है आज हमारी फिजिक्स की। आइए करते हैं न्यूमेरिकल्स इसका, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। ए चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग द टू इक्वल चार्जेस क्यू। मतलब बेटा आपके पास दो इक्वल चार्जेस क्यू है, दो इक्वल चार्जेस क्यू है। अब इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के सेंटर में एक चार्ज स्मॉल क्यू रखा हुआ है ना, स्मॉल क्यू प्लेस्ड है। आपसे कह रहा है शो दैट द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इक्विलिब्रियम व्हेन q इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4। कह रहा है कि शो करो कि यदि ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में होगा तो q इक्वल टू कितना होगा, माइनस क्यू बाई 4। ये आपको प्रूफ करना है। ओके चलिए मान लेते हैं इसके बीच की दूरी, इसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा, r। ये एकदम बीचों बीच पे रखा है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, r बाई 2। अब कह रहा है ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब, सिस्टम यदि इक्विलिब्रियम में है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने का मतलब नेट फोर्स क्या है, जीरो। तो अपन स्टार्ट करते हैं हर चार्ज पे, क्योंकि सिस्टम की बात हो रही है। तो अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो हर चार्ज पे नेट फोर्स कितना आएगा, जीरो। तो चलिए इस पे निकालते हैं। तो इस पे नेट फोर्स जीरो, इस पे दो फोर्स लगेंगे बेटा, एक इस चार्ज का और एक इस चार्ज का। इसका नाम ए मान लो। ओके तो लिखे हैं फॉर ए टू बी एट इक्विलिब्रियम। अगर हम चाहते हैं कि जो चार्ज ए है यदि वो इक्विलिब्रियम में हो तो नेट फोर्स ऑन ए शुड बी इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स ऑन ए इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक इसका इसके कारण प्लस क्यू पर। तो कितना फोर्स लगेगा बेटा, देखो हाँ जो भी है, हाँ प्लस पॉजिटिव क्यू है, दिया नहीं मतलब क्यू क्यू है ना। तो ये जो भी नेचर होगा इसका वो नेचर होगा इसका सेम है। तो ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, तो रिपेल ही करेगा। वो भी नहीं पता अपन को, जो भी जैसा भी हो जो भी हो पता नहीं है, अपन तो फोर्स निकाल रहे हैं। और नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। तो फोर्स इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल क्यू इस वाले पे अपॉन कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर। ये पहला फोर्स हो गया, प्लस दूसरा फोर्स इसकी वजह से निकाल लो बेटा इस पर। तो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल क्यू अपॉन क्या, आर स्क्वायर नहीं आएगा, आर बाई 2 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई है। नेट फोर्स इक्वल टू कितना, जीरो। क्लियर हुआ ना, यस। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सॉल्व करो, इसको उधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ। क्लियर हुआ ना, या इसको उधर ले जाओ, बेटर रहेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू आर बाई 2 का स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर बाई 4 पलटी मार के कहाँ आएगा, ऊपर, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन कितना, आर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, नेगेटिव नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा, थैंक यू बेटा, बिल्कुल सही, नेगेटिव हो जाएगा। ओके हाँ, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो क्या आया, क्यू टाइम्स ऑफ 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू, यस और नो। सो आंसर क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4। मतलब ये जो चार्ज होगा अगर इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस क्यू बाई 4। आया समझ में कि नहीं आया। देखिए अगला टॉपिक है बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कल मैंने बताया था, इसको के से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। बिल्कुल सही बात है, रिलेटिव परमिटिविटी। कहाँ से आ रही थी इसकी बात, मैंने याद होगा आपको मैंने बताया था फोर्स इन मीडियम इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाई के। याद आया भाई, मीडियम में लगने वाला फोर्स जो होता है एयर में लगने वाले फोर्स से कम होता है, यस और नो। सो के इज इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाई फोर्स इन मीडियम। तो ये बन गई की डेफिनेशन। व्हाट इज के, इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एयर टू व्हेन दे आर प्लेस्ड इन मीडियम। समझ में आया ना। तो इसी को अपन बोलते हैं के इज इक्वल टू F0 F0 अपॉन FM। एनी प्रॉब्लम। और क्या बताया था मैंने इसके बारे में, मैंने आपको और बताया था कि मीडियम की परमिटिविटी इक्वल टू हवा की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ये के बोलते हैं। सो एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या के। समझ गया ना। सो व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, इट इज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द एयर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बन जाएगा। ओके चलिए बच्चों अगला टॉपिक डाल लिए, फोर्स ऑन मल्टीपल चार्जेस। इसी को अपन दूसरा नाम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स।
बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ऑफ फोर्स। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि मान लीजिए कोई चार्ज है बेटा, इस चार्ज का अमाउंट कितना है? Q1। क्या अमाउंट है? अब इसके वेलोसिटी में कुछ अलग चार्जेस भी हैं, जैसे Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, और ये क्या है बेटा? Q5। तो Q1 पर Q3 की वजह से भी फोर्स लगेगा बेटा, बोलो यस। ये फोर्स क्या होगा? फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 3, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये इस पर भी फोर्स लगेगा 2 की वजह से। कैसा फोर्स लगेगा बेटा? फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। इसका भी फोर्स लगेगा बेटा, क्या होगा? फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 4। एंड इसका भी फोर्स लगेगा इसी तरीके से, Q5 का। थोड़ा सा ऐसा बना दो, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 5। समझ में आया ना? इस पे कई सारे फोर्स लग रहे हैं, आपको हौच पौच हो रहा है। केवल 2 फोर्सेस का इफेक्ट देखो, यदि आपको देखना है तो। ये Q1 था, ये Q2 है, और यहाँ पे क्या है? Q3। तो Q1 पर ये फोर्स लग गया, दिस इज F1 बिकॉज ऑफ 2, एंड ये हो जाएगा बेटा फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 3। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा Q1 पर जो लगने वाला नेट फोर्स होगा, वो इनके दोनों के, 2 बोल रहा हूं, अगर 10 होंगे तो 10 का वेक्टर सम होगा। क्या होगा? वेक्टर सम। समझ गए ना? सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। समझ में? तो यदि मैं बोलूं कि Q1 पर नेट लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो यदि नेट लगने वाले फोर्स को आप F1 मान रहे हो, सो F1 वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स 1 बिकॉज ऑफ 2 प्लस फोर्स 1 बिकॉज ऑफ 3 प्लस फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 4 प्लस फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ n। अगर n चार्जेस रखे हुए हैं, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। समझ में आया ना? तो यदि कई सारे चार्जेस पर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो इनको इंडिविजुअली अपन लेकर के सॉल्व करेंगे। बनेगा ना? ठीक है, नोट कर लूँ ये वाला है। चलिए देखिए बेटा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि अगला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, 2 फिक्स पॉइंट चार्जेस 4E एंड प्लस E यूनिट आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस A। मतलब आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस है बेटा, एक ले लो 4E, एक प्लस 4E है, और एक कितना है बेटा? प्लस E। खुद ही चार्ज दे रखा प्लस में क्वेश्चन ने। अब कह रहा है यूनिट सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस A, यहाँ पे A डिस्टेंस से रखा हुआ है। समझ गया ना? वेयर शुड द थर्ड पॉइंट चार्ज शुड बी प्लेस फॉर इट टू बी क्लियर। बताइए इसके बीच में तीसरा चार्ज कहाँ पे प्लेस होगा? समझ गए? हमने मान लिया कि तीसरा चार्ज x डिस्टेंस पे प्लेस होगा, तीसरा चार्ज x डिस्टेंस पे प्लेस होगा। क्लियर है ना? उस चार्ज को क्या मान लिया अपन ने? स्मॉल q। क्या मान लिया? अब कह रहा है इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम पे है मतलब इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा? 0। इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा? 0। यानी कि फोर्स ऑन चार्ज q शुड बी इक्वल टू 0। अब इसमें 2 फोर्स लगेंगे, एक QE की वजह से, बोले यस और नो, और एक प्लस E की वजह से। तो फोर्स बिकॉज ऑफ, यदि मैं इसको लिख सकता हूँ, फोर्स बिकॉज ऑफ 4E एंड फोर्स बिकॉज ऑफ E इट शुड बी इक्वल टू 0। मतलब इसका फोर्स और इसका फोर्स क्या होना चाहिए? तभी तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस फोर्स, यानी कि 0 फोर्स, नेट फोर्स इक्वल टू 0। समझ गए ना? जैसे मैं तुम्हारे हाथ को, दाएं हाथ को पकड़ के खींचूं और कोई बाएं हाथ को पकड़ के खींचे, अगर दोनों बराबर फोर्स हैं तो तुम पर नेट फोर्स कितना लगेगा? 0। यस। F4E प्लस F इक्वल टू 0। चलिए 4E का फोर्स निकालते हैं, क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो यस और नो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या है चार्ज बेटा? 4E इंटू Q। 4E मल्टीप्लाइड बाई Q अपॉन डिस्टेंस कितनी बेटा? x का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है। क्लियर है ना? दूसरा ये इस पे इसका फोर्स कितना लग रहा है बेटा? देखो, सॉरी, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 Q इंटू कितना? E। इस पर फोर्स QE का लग रहा है ना? अपॉन यहाँ से, बिल्कुल वेरी गुड बेटा, A माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? 0। क्लियर हुआ? चलो अपन को क्या चाहिए? अपन को ये डिस्टेंस x चाहिए है, ठीक है ना? तो अपन को सॉल्व करना है। तो एक काम करो, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 4E, इस पूरे को k लिख लूँ, बार बार आता है k लिख लेता हूँ, k 4E मल्टीप्लाइड बाई Q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का k Q इंटू E अपॉन A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो सही है? ये पूरा यहाँ ले गया, इसको k लिख दिया। 1/4 एप्सिलॉन नॉट से 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल।
कट गया। ओके, तो ये डिस्टेंस अपने पास इक्वल हो गया। ओके, एक मिनट, कुछ गड़बड़ी हो रही है। नेट फोर्स इक्वल्स टू 0 है। नेट फोर्स इक्वल्स टू 0 मीन्स जितना इसका फोर्स उतना उसका फोर्स। चलिए देखिए, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें एक मिस्टेक की है, वो आपको मिस्टेक आगे पता चल जाएगी कि क्या मिस्टेक हुई है। ये Q से ये Q क्या हो गया, कैंसिल। E से E हो गया कैंसिल। क्लियर हुआ? यहाँ पर बचा 4/x² इक्वल टू -1/a - x का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? आप यदि a - x के होल स्क्वायर को ऊपर ले आए तो नीचे क्या बचेगा, x² इक्वल टू -1/4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे ये यदि मैं लिखना चाहूँ इसको तो मैं लिख सकता हूँ a - x/x का होल स्क्वायर इक्वल टू -1/4। ये इसको कंबाइन कर दिया। अब देखिए किसी स्क्वायर का नंबर क्या नेगेटिव आता है? कभी नहीं आता है। समझ गए ना? कभी भी किसी स्क्वायर का नंबर नेगेटिव नहीं आता है। तो ये हमारी गलती है कि यहाँ पे ये नंबर नेगेटिव आ रहा है, मतलब हमने कोई ना कोई मिस्टेक करी है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि अपन ने वो मिस्टेक क्या करी है। ठीक है ना? अपन ने वो मिस्टेक क्या करी है, देखिए सिचुएशन फिर से करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, तब आपको क्लियर होगा कि हमने ये गलती क्या करी। हमने गलती ये करी कि हमने इस अननोन चार्ज को, यहाँ पर इस चार्ज को हमने बीच में रख दिया है। ये बीच में रख करके कभी भी स्टेबिलिटी को प्राप्त नहीं कर सकता, कभी भी स्टेबल नहीं होगा। क्यों? ये 4 इलेक्ट्रॉन है और ये Q है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यदि ये पॉजिटिव है तो ये इसको बहुत जोर का धक्का मारेगा, बोलो यस और नो, और ये इसको धक्का मारेगा धीरे, तो इस पे नेट फोर्स तो लगेगा हर पोजीशन में। फिर से इसको मैं बनाता हूँ। देखिए आपके पास क्या है, यदि ये आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और ये आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि आप यहाँ पर चार्ज रख रहे हैं +Q, तो इसका थोड़ी देर के लिए, क्योंकि +Q का साइन तो आपको पता है नहीं, है ना? वैसे क्वेश्चन ने दे रखा है +Q, नहीं दे रखा है। ओके, तो अब कभी भी थर्ड पॉइंट चार्ज आपको प्लेस करना हो अपने से तो उसको +Q ही माना करो। तो यदि मान लो पॉजिटिव चार्ज आपने प्लेस किया तो ये इसको धक्का मारेगा। कितना मारेगा? बहुत जोर से मारेगा, 4 टाइम्स मारेगा, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो इसका धक्का हल्का सा लगेगा। बोलिए ऐसा रहता मतलब ये फोर्स ज्यादा है और ये फोर्स कम है, क्या ये कभी स्टेबल हो पाएगा? कभी नहीं। ये किसी भी हालत में स्टेबल नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ ना? अगर आप चाहते हैं कि ये स्टेबल हो तो इसे ऐसी जगह आपको रखना पड़ेगा कि जहां पर ये स्टेबिलिटी सही गेन करे। स्टेबिलिटी क्या गेन करे? सही गेन करे। देखिए तो रखता हूं मैं। तो देखिए अब नई सिचुएशन क्रिएट करते हैं अपन। क्या होगा देखिए, इसमें हमारे पास एक चार्ज है। लेफ्ट वाला चार्ज कितना है बेटा? Q1 इक्वल टू +4E। बोलो यस। और राइट वाला जो चार्ज है वो कितना है बेटा? Q2 इक्वल टू कितना है? +E। यस और नो? Q2 इक्वल टू +E। हमें किसी पोजीशन पर इस चार्ज को रखना, आई डोंट नो किस पोजीशन पे रखना। मान लिया अपन ने कि अपन ने Q1 से X पोजीशन पर इस चार्ज को रख दिया। अननोन चार्ज क्या है? Q। तो ये डिस्टेंस यदि X है तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी? a - x। तो एक कंसेप्ट आप लगा सकते हैं यहाँ पे कि भैया दोनों के फोर्स इक्वल हो जाएं। इस पर मतलब जितना धक्का इधर से लगे उतना धक्का इधर से। समझ में ना? तो आप दोनों फोर्स इक्वल कर सकते हैं। इस वाले धक्के को मान लो F1, इस वाले धक्के को मान लो क्या? F2। तो आप कर सकते हो F1 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू F2 का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के पंगे छोड़ो, सीधे दम को इक्वल कर दो कि जितना धक्का इधर से उतना धक्का इधर से। अब आपका आंसर बिना बहुत कम मेहनत में आ जाएगा। चलिए लगाइए। तो 1/4πε0 इंटू Q, ये देखिए क्या है? 4E अपॉन डिस्टेंस कितनी हुई बेटा? x² इक्वल टू 1/4πε0 इंटू यहाँ क्या होगा बेटा? ये 4E के साथ Q भी आएगा, सॉरी, इंटू यहाँ पे क्या आएगा बेटा? E इंटू Q अपॉन क्या आएगा बेटा? a - x का होल स्क्वायर। ठीक है ना? इससे ये क्या हो गया? कैंसिल। इससे ये क्या हो गया? कैंसिल। x² है, यहाँ पे E है, Q, E Q से कैंसिल हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ क्या बचा? 4/x² इक्वल टू 1/a - x का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? 1/a - x का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1/a - x का होल स्क्वायर, यहाँ पे आप इसको ले आइए, a - x² को ऊपर ले आइए,
ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? 1/4। 4 नीचे चला गया। इसे मैं लिख सकता हूँ बेटा ए माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? 1/4। क्लियर हुआ ना? तो ए माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1/4 का रूट कितना आएगा? प्लस माइनस 1/2। बोलिए यस और नो? प्लस माइनस 1/2। चलिए अब अपन को देखना है कि एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके क्या सिचुएशन बनती है और फिर डायग्राम से उसको देखेंगे, मैच करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। ओके है ना? अगर x पॉजिटिव आएगा तो राइट साइड जाएगा, x नेगेटिव आएगा तो इस तरफ आएगा। तो चलिए एक बार a माइनस एक्स इक्वल टू प्लस 1/2 लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट है a माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू कितना? 1/2। एलसीएम ले लो बेटा, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2a माइनस 2x इक्वल टू कितना हो गया बेटा? x। ठीक है ना? 2a माइनस 2x इक्वल टू x। तो भैया कितना हो गया ये 2x? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2x माइनस x है ना? तो 2a इज इक्वल टू यहाँ से x प्लस 2x हो जाएगा ना, 3x। आया समझ में ना भाई? यहाँ से माइनस 2x गया ना, वहाँ 3x हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2a/3। तो x इक्वल टू 2a/3 मतलब जो चार्ज है, चार्ज को आपको 2a/3 डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। समझ गए ना? चार्ज को आपको 2a/3 डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। तो मैंने देखिए बताया था कि 2a/3 मतलब बीच में तो एकदम 4 0 हो नहीं सकता था। तो 2a/3 मतलब यहाँ कहीं पर पास में आपको चार्ज को रखना पड़ेगा 2a/3 डिस्टेंस में। एक बार माइनस ले लीजिए, और यदि एक बार माइनस लेते तो x इक्वल टू 2a/3 माइनस ले लीजिए तो a माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 1/2। सो a माइनस एक्स सॉरी 2a माइनस 2x इक्वल टू कितना हो गया बेटा? माइनस एक्स। क्लियर हो गया ना? सो 2a इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया? प्लस एक्स हो गया। यस और नो? a इक्वल टू 2a इक्वल टू x यानी x इक्वल टू कितना आ गया? 2a। x इक्वल टू 2a मतलब x को मतलब ये जो चार्ज है उसको 2a डिस्टेंस पर मतलब इतना आगे आगे ये डिस्टेंस a थी, ये पूरी बीच की गैप कितनी थी? a थी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक a थी। अब चार्ज को आपको उस आगे की तरफ 2a पे रखना पड़ेगा इस चार्ज को, यदि आप चाहते हो कि ये बैलेंस हो जाए। क्लियर हो गया? तो ये दो रास्ते हैं x इक्वल टू 2a, बट ये करेक्ट आंसर x इक्वल्स टू 2a/3। एक बात और मैं काम की करना चाहता हूँ कि यहाँ पे दो आंसर आए हैं 2a/3 और एक x इक्वल टू 2a। ये आंसर नहीं मान सकते, नॉट एक्सेप्टेड। उसका कारण मैं आपको बता दूँ भाई। क्या सिस्टम है, थोड़ा कई बार क्या होता है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो दो आंसर आते हैं ना, तो थोड़ा अपन को भी दिमाग चलाना पड़ता है। बेटा क्या चल रहा था यहाँ पे? देखिए ये दो चार्ज था, ये था प्लस 4e और ये था e। बोलो यस और नो? दोनों के बीच की दूरी कितनी है? a है। अब कह रहा है कि आपको जो x है, x अपन ने कहाँ से नापी? यहीं से तो नापी है, इधर से लेफ्ट से। तो अब कह रहा है x इक्वल टू 2a मतलब 2a मतलब जितना a है उसके आगे एक और a। बोलो यस और नो? मतलब आपको चार्ज को, जो आपका चार्ज q है वो आपको इतनी दूरी पे रखना पड़ेगा। अब आप खुद देखो ये वाला जो चार्ज है इसको रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? अगर ये प्लस है, ये भी पॉजिटिव है मान लो, क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये भी रिपेल करेगा। और ये प्लस ही है, पॉजिटिव ही है ना ये, तो ये भी इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ये तो फोर्स जुड़ रहे हैं, घट थोड़ा रहे हैं। तो क्या 2a डिस्टेंस पर किसी भी हालत में क्या बैलेंस में आएगा ये चार्ज? नहीं आएगा। तो x इक्वल टू 2a एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि इस पोजीशन पर जो चार्ज में है इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ गए ना? मतलब आपको इक्विलिब्रियम जोन कहाँ मिलेगा? दो पॉजिटिव चार्जेस हैं आपके पास, तो इक्विलिब्रियम जोन आपको इनके बीच में कहीं पर मिल सकता है। तो वो अपना आया था, यदि डिस्टेंस a थी, यहाँ पे है तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा दोनों फोर्स, क्योंकि इसको एक ही सेम डायरेक्शन में रिपेल करेंगे। हाँ भाई, इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब है एक इधर खींचे और एक इधर खींचे, दो अपोजिट तो होने चाहिए। अब इस तरफ जाओगे तो आप दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा, इस तरफ भी जाओगे तो दोनों में सेम डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। समझ गए ना? तो यहाँ और यहाँ इक्विलिब्रियम में आपको नहीं मिल सकता है। मतलब कि यदि आप दो सेम चार्जेस के पेयर ले रहे हैं, प्लस और प्लस के या माइनस और माइनस के, तो आपको जो इक्विलिब्रियम जोन मिलेगा वो इन दोनों के बीच में ही कहीं पर मिलेगा। समझ गए ना? इन दोनों के बीच में ही कहीं पर मिलेगा, ना इस तरफ मिलेगा, ना इस तरफ मिलेगा, ना इस तरफ मिलेगा, ना इस तरफ मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया ना? ओके, बन जाएगा ना? हाँ, अगर दोनों अपोजिट चार्जेस हैं तो कम वाले चार्ज के पास मिलेगा आपको इक्विलिब्रियम जोन। इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको कम वाले के, जैसे मान लो एक है प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, एक है माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपको जो बैलेंस पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट जहाँ पे फोर्स 0 लग रहा होगा कहाँ मिलेगा? कमजोर वाले के पास। -2 छोटा है ना, तो उसके पास मिलेगा।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस ईच ऑफ +2 माइक्रोकूलम इंटरेक्ट विद ए थर्ड पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम सिचुएटेड एज शोन इन फिगर। तो बेटा फिगर आपको दिया है यहाँ क्वेश्चन पे, समझ गए ना? ए पोजीशन पर एक चार्ज रखा हुआ है, ए पोजीशन, ये ए पोजीशन है, कितना है बेटा? +2 माइक्रोकूलम। बी पोजीशन पर भी एक चार्ज रखा हुआ है बेटा, वो भी क्या है? +2 माइक्रोकूलम। दोनों सेम चार्जेस है, रखा हुआ है, और ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं एक अलग चार्जेस पर जो ऐसे दिया हुआ है। ये डायग्राम आपको बना हुआ है, ये 4 मीटर की दूरी पर एक तीसरा चार्ज रखा हुआ है बेटा, जिसका कितना है? 3 माइक्रोकूलम। बोलो यस और नो? 3 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, सिचुएटेड शोन इन फिगर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द 3 माइक्रोकूलम। अब कह रहा है कि इस पर फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करो। चलिए, तो ये प्लस है, ये भी पॉजिटिव है। बताइए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड है ना? बिल्कुल बेस्ड है ये। तो सर ये अलजेब्रिकली कैसे हो रहे? तो वेक्टर एडिशन से होना चाहिए था ना? कौन सा वाला? पिछले वाले की बात कर रहे हो आप? देखिए, यदि आप वेक्टर एडिशन करके भी जीरो कर सकते हो आप इसको। अगर आप वेक्टर एडिशन करके बट फोर्स 1 प्लस फोर्स 2 इक्वल टू यदि जीरो करोगे तो मैग्नीट्यूड का सम जीरो होगा ना। डायरेक्शंस तो अलग अलग है बट मैग्नीट्यूड तो लड़के जीरो होंगे ना। अगर आप इसमें वेक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हो इस क्वेश्चन में तो आप अपना नुकसान करा बैठोगे। उसका ये है कि जैसे दो फोर्स लगे, यदि मान लो दो मुक्के आपस में लगे तो इनकी स्ट्रेंथ वाइज एक दूसरे के तो इक्वल है ना। स्ट्रेंथ वाइज एक दूसरे की क्या है? इक्वल है। तो आप स्ट्रेंथ को कंपेयर करो, स्ट्रेंथ को कंपेयर करो। क्लियर हुआ ना? अपन इसमें स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि इस पॉइंट पर इसमें दोनों की स्ट्रेंथ क्या होगी? इक्वल। ठीक है ना? और यदि मैं वेक्टर के तरीके पे लेता हूं तो आपने देखा फोर्स 1 इक्वल टू फोर्स 2 ले रहा था तो मैं यहाँ पे आके फंस रहा था। ये देखो निगेटिव आ रहा था, ये जो इधर है, सॉरी, ये देखिए यहाँ पे मेरा नेगेटिव आ रहा था। समझ गए ना? यदि मैं दोनों फोर्स नेट फोर्स इक्वल्स टू 0 कर रहा हूँ तो ठीक है ना। चलिए, तो वेक्टर को कई जगह पे इन्वॉल्व करना अपने लिए सिरदर्द का काम बनता है, तो अपन कई जगह नहीं करते जहाँ अपन को पता है कि यार दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, बस हो गया काम खत्म। चलिए, तो इस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे इन्वॉल्व करूंगा वेक्टर को बिल्कुल, क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 करने वाली कोई बात नहीं, अपन को नेट फोर्स निकालना है। तो बेटा इसके कारण ये क्या होगा? रिपेल करेगा। बोलो यस नो? इसका फोर्स मान लो बेटा F1, क्या मान लिया? अच्छा, इसके कारण भी बेटा ये रिपेल करेगा। बोलिए यस कि नो? इसका नाम मान लिया मैंने कितना? F2। क्लियर हो गया ना? एक F1 मान लिया, ये F2 मान लिया। बेटा ये दूरी 4 है, टोटल दूरी यहाँ ऊपर की भी 3 मीटर है, नीचे की भी कितनी बेटा? 3 मीटर। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है 3 मीटर 3 मीटर। समझ गया ना? अब देखिए, यदि ये 3 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितनी होती है? 5। और पाइथागोरस 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, और ये भी कितनी होगी बेटा? 5। चले आगे समझ में ना? अब हम निकालते हैं इस वाले चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, F1 का अमाउंट कितना होगा। हम निकालते हैं F1 का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन बिल्कुल छोड़ दो अभी, है डायरेक्शन के साथ बाद में डील करेंगे। तो F1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा? 1/4πε0। बोलो यस और नो? इंटू Q1 कितना है बेटा? 2 माइक्रो, इंटू 3 कितना हुआ? 3 माइक्रो, यस और नो? अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस मतलब कितना? 5 का स्क्वायर। क्लियर? अभी माइक्रो में रहने दो, तोड़ देंगे 10⁻⁶। हाँ, वो लास्ट में मैं कर दूंगा 10⁻⁶, 10⁻⁶। अभी रहने दो, है ना? तो ये देखिए इतना आ गया, ये F1 का मैग्नीट्यूड आ गया। ये क्या आ गया? F2 का मैग्नीट्यूड निकाल लो यार। F2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू 2 माइक्रो, ये है, इंटू कितना माइक्रो? 3 माइक्रो, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस अभी भी कितनी है? 5। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? दोनों सेम है क्या? कोई डिफरेंस तो नहीं है भाई। चार्ज पेयर सेम थे, डिस्टेंस भी सेम थी, तो फोर्स भी क्या होंगे? इक्वल। यानी F1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F2 का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो F1 का मैग्नीट्यूड है वो F2 का मैग्नीट्यूड है। क्लियर हो गया? इनको दोनों को अपन F मान लेते हैं। समझ गया ना? मतलब इसकी जगह भी F काम करेगा और इसकी जगह भी F काम करेगा। समझ गया ना? मतलब ये जो फोर्स है मैग्नीट्यूड वाइज ये भी F है और ये भी क्या है? F है। क्लियर हुआ? अब चलिए देखिए, ये एंगल थीटा है। बोलो यस? तो ये एंगल भी क्या होगा बेटा? थीटा। क्यों होगा? क्योंकि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये भी 3 है, ये 4 है और ये 5 है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, SSS, ये थीटा है। क्लियर हुआ ना? अब इसके कंपोनेंट तोड़ो बेटा। ये थीटा है तो ये क्या होगा?
हाँ ये भी थीटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और ये वाला भी क्या होगा बेटा? थीटा। अब आपको पता होगा 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि यदि ये आर कोई मैग्नीट्यूड जाता है तो आर मैग्नीट्यूड का थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट टूटता है आर कॉस थीटा। समझ गए ना? तो F2 मैग्नीट्यूड जा रहा है तो F2 मैग्नीट्यूड का थीटा के डायरेक्शन में कंपोनेंट टूटेगा क्या? F2 मॉड कॉस थीटा। टूटेगा नहीं टूटेगा? टूटेगा ना? नहीं टूटेगा। और F1 का इधर की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या टूटेगा? मॉड F1 कॉस थीटा। ये भी तो थीटा है, यस और नो? नो। और नीचे F1 का साइन कंपोनेंट ऊपर टूटेगा। ये भूल जाता, समझ नहीं आता हमारे लिए कि किसको कॉस थीटा माने और किसको साइन। थीटा की डायरेक्शन वाला कॉस होता है, थीटा से दूर वाला साइन होता है। तो ये F1 था जो थीटा से चिपक करके है वो कॉस है, ये थीटा से चिपका हुआ है ना, ये कॉस है। और जो नीचे बनेगा वो क्या बनेगा? F1 साइन थीटा। और ये ऊपर जो बनेगा क्या बनेगा? F2 नहीं है, समझ में आ गया? F2 साइन थीटा। बोलिए यस और नो? अब आपको पता है कि क्या F1 और F2 के मॉड दोनों के इक्वल है कि नहीं है? इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि भैया मॉड ऑफ F1 इक्वल टू मॉड ऑफ F2। सो भैया F1 साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ F2 साइन थीटा। मतलब दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल, खत्म कर देंगे। यस की नो? सो दे विल कैंसिल ईच अदर। ये कंपोनेंट क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। केवल यही कंपोनेंट जिंदा रहेंगे। बोलो यस और नो? मतलब जो नेट कंपोनेंट आएगा, नेट फोर्स आएगा, वो क्या आएगा? इन दोनों का सम। भाई इसको हमने तो दो टुकड़ों में रिजॉल्व कर दिया। ये जो आया था वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इसका भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल वर्टिकल कैंसिल हो गए, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल बच गए। तो हॉरिजॉन्टल तो जो नेट फोर्स आएगा F नेट दैट इज इक्वल टू मॉड F1 cos थीटा प्लस मॉड F2 cos थीटा। बोलिए यस और नो? यस की नो? चलिए cos थीटा कॉमन ले लो तो क्या आएगा बेटा? मॉड F1 प्लस मॉड ऑफ F2। बोलो यस और नो? और F1 और F2 के मॉड दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग हैं? एक ही है, पहले ही निकाल चुके हैं। तो ये हो जाएगा cos थीटा और यहाँ पे रख सकता हूँ मैं मॉड F1 प्लस मॉड F1, मतलब 2 टाइम्स मॉड F1। क्यों रख दिया? क्योंकि दोनों एक ही हैं, मतलब 2 टाइम्स ऑफ मॉड F1 यानी cos थीटा मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स ऑफ मॉड F1। क्लियर हुआ? तो 2, इसको ऐसा लिख लो 2 मॉड F1 cos थीटा। तो 2 मॉड F1 की वैल्यू रख दो बेटा, मॉड F1 की वैल्यू ये रख दो। दोनों सेम ही है, चाहे F1 है चाहे F2 है। तो चलो मैं मॉड F1 की वैल्यू रखता हूँ, क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2। तो Q1 कितना था? 2 माइक्रो। ये कितना था? 3 माइक्रो अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी थी बेटा? 5 का स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा देखो बेटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? 4। हाइपोटेनस कितना है? 5। तो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह क्या जाएगा बेटा? 4/5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कॉस थीटा की जगह 4/5। चलो और वैल्यू रखो बेटा। तो 2 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। बोलिए यस। 2 माइक्रो मीन्स 2 इंटू 10 की पावर -6। 3 माइक्रो मतलब 3 इंटू 10 की पावर -6। 5 का स्क्वायर मतलब कितना? 25 और 4/5। बेटा अब तो कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व कर लेना। समझ गए ना? सब कुछ सॉल्व करो बेटा, आंसर आएगा 2.16 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। समझ गए? इतना फोर्स निकलेगा। देख लो एक बार अच्छे से, कोई प्रॉब्लम इसमें कहीं पे भी है ना? ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है। हाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है बेटा ये आंसर में, बस सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ रहा है बेटा 3.5 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। ओके, ये तो जो पहले वैल्यू मैंने F1 F2 की इंडिविजुअल रखी थी, एक्चुअली सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है। चलिए बच्चों, अब अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो मैंने पहली क्लास में बताया था कि ये कोई आइसोलेटेड चार्ज है। आइसोलेटेड चार्ज का प्रभाव कहीं ना कहीं कुछ दूरी तक तो जाएगा, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा। जहाँ पे खत्म होता है उसको बोलते हैं इन्फिनिटी, यानी E इन्फिनिटी बराबर कितना? 0। मतलब इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 0। बट इन्फिनिटी के पहले वो रीजन जहाँ तक ये अपने इफेक्ट को एक्सर्ट करता है, जहाँ तक ये अपने इफेक्ट को दिखाता है। समझ गए ना? पास में तेज, फिर मध्यम 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 कम कम 0। तो जहां तक अपनी इफेक्ट को एक्सर्ट करेगा उस डिस्टेंस को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं उसको अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो ना? फैराडे ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का कंसेप्ट दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करने के लिए फैराडे ने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का कंसेप्ट दिया था। अब क्या कंसेप्ट था? मान लो तुम यदि ये +Q चार्ज है, इसके नियर में तुम सबसे नन्हा चार्ज +1 कूलाम रख दोगे, तो +1 कूलाम +Q से क्या रिपेल होगा कि अट्रैक्ट होगा?
रिपेल होकर दूर जाएगा कि पास आएगा? तो दूर है। दूर जाएगा। कैसा चलेगा? ऐसा चलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलेगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स होता है चार्ज का वो कैसा लगता है? लाइन में, सेंट्रल फोर्स होता है। उनको दोनों को सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन में लगता है। याद होगा ना जब हमने पढ़ाया था कूलम्ब्स लॉ, तो आपको मैंने बताया था ये फोर्स ऐसा लगता है इसको रिपेल करता है, तो ये इसको इस डायरेक्शन में भगाता रहेगा। ऐसा नो, यदि आप यहाँ पे चार्ज छोड़ोगे तो ये ऐसा भागेगा, यदि आप यहाँ पे चार्ज छोड़ोगे तो ऐसा भागेगा, यदि यहाँ पे चार्ज छोड़ोगे तो ऐसा भागेगा। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ये हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे अपन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी लाइंस जिसपे कौन ट्रेवल करता है? अपॉन विच 1 कूलम प्लस 1 कूलम मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैन मूव। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर imaginary curve upon which unit positive charge can move। समझ गए ना? अभी तो लाइंस है, इलेक्ट्रिक लाइंस कर्व भी होती हैं, तो आप इसको लिख सकते हो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व। तो इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व अपॉन विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैन मूव। समझ गए ना? यूनिट पॉजिटिव चार्ज के मूव करने से ही आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनती हैं। समझ गए ना? तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसी होंगी? ये इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड। समझ गए ना? यदि आप नेगेटिव चार्ज रख देंगे, यदि आप माइनस चार्ज रख दीजिए सेंटर पे, तो माइनस चार्ज की वजह से यदि +1 माइक्रोकूलम है अंदर खींचेगा। समझ गए ना? तो यदि यहाँ पे भी छोड़ोगे तो अंदर खींचेगा। तो इसका कैसी जाएगी? नेगेटिव आइसोलेटेड चार्ज की रेडियली इनवर्ड। कैसी जाएगी? रेडियली इनवर्ड। तो ये है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इसका कंसेप्ट दिया था माइकल फैराडे ने कि इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोपोगेट करती हैं, ट्रेवल होती हैं। चलिए तो अगला टॉपिक डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए मान लीजिए थोड़े समय के लिए आप चार्ज हैं, ये आप हैं, आपका नाम है +Q। आपका नाम क्या है? ये आपका घर है, आपकी सोसाइटी है। आपके घर के आसपास आपकी दादागिरी बहुत तेज होगी, थोड़े से दूर में और थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़े दूर में आपकी दादागिरी और कम हो जाएगी, फिर कम होते होते एक ऐसा समय आएगा कि आपकी दादागिरी लगभग खत्म होने लगेगी। समझ गया ना? बट आपकी दादागिरी यानी कि आपकी दम की वैल्यूज यहाँ पे सबसे ज़्यादा, फिर यहाँ थोड़ा कम, फिर यहाँ कम ऐसा नो। तो मैं भी किसी भी पर्टिकुलर में पूछूं पॉइंट रख करके कि ये मुझे बताइए यहाँ पर आपकी दम कितनी है, तो वो दम ही उस पॉइंट पर कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E एट आर, आर क्या है? डिस्टेंस है। आर क्या है? डिस्टेंस। मैंने पूछा इस पॉइंट पर डिस्टेंस, फिर आप बताइए आर, तो इस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। तो किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पर उसका दम कितना है। ठीक है, ये मान लीजिए आप हैं, ये आपका रीजन है, लोकेलिटी है। आपकी जो पहली लेवल की लोकेलिटी, आपका मोहल्ला, उसमें आपकी पावर थोड़ी तेज होगी, घर के एकदम बिल्कुल घर से कमरे से बाहर निकलते, थोड़ी फिर और कम हो जाएगी, फिर और कम हो जाएगी, चौराहे पे पहुंच जाओगे और कम हो जाएगी, बस स्टैंड पे पहुंच गया और कम हो जाएगी, और दूर पहुंच गया और कम हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे आप सोर्स से दूर जाते जाते आपकी दम क्या हो रही? कम हो रही है। समझ गए ना? क्योंकि आपका घर है, यहाँ से दूर जाओगे आपकी दम क्या हो रही? कम हो रही है। तो यदि मैं किसी भी पॉइंट पर हाथ रख करके पूछ दूं कि मुझे इस पॉइंट पर अपनी इंटेंसिटी बताइए, तो इंटेंसिटी उस जगह पर आपको बताने के लिए आपको इसकी वजह से उस पॉइंट पर इसका कितना दम है वो निकालना पड़ेगा। ये सो नो? तो देसी भाषा में इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आइए देखते हैं इसको मैं फिजिकली कैसे बात करते हैं। ये अपने पास Q है चार्ज, ये सोर्स चार्ज है, इसके सामने कोई टेस्ट चार्ज रखा है Q0। क्या रखा है? Q0। ये एक्चुअली इसके फील्ड में है, तो ये इस पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? रिपल्सन फोर्स। कितना फोर्स लगता था? F = 1/4πε0 कैपिटल Q पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज स्मॉल q अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस r का स्क्वायर। बोलो यस कि नो? ये फोर्स लग रहा है। इतना फोर्स किस पे लग रहा है? Q0 पे। किस पे लग रहा है? Q0 पे। तो मैं लिख सकता हूँ कि Q0 चार्ज पे लगने वाला फोर्स कितना है? 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन कितना? r²। क्लियर हुआ? ये Q0 चार्ज पे लगने वाला फोर्स है। Q0 जो हम टेस्टिंग के लिए लेके आए हैं, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। समझ गए ना? और ये आप हैं, मतलब ये सोर्स चार्ज है। क्या है ये? सोर्स चार्ज। क्लियर हुआ ना? ये सोर्स चार्ज है। तो Q0 टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स कितना है? Q0 अपॉन r²। तो यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स, जब Q0 चार्ज पर इतना फोर्स लग रहा है, Q0 चार्ज पर
इतना फोर्स लग रहा है, तो यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा देखिए, फिर से मैं बता देता हूँ। ये कितना फोर्स है, एफ है। ये कितना फोर्स है, एफ। अगर क्यू नॉट चार्ज एफ फोर्स रियलाइज कर रहा है, तो यूनिट चार्ज कितना फोर्स रियलाइज करेगा, एफ अपॉन ये तो रियलाइज करेगा ना, एफ अपॉन क्यू नॉट। बेटा वैल्यू रख दो 1/क्यू नॉट, और एफ की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर। क्यू नॉट से क्यू नॉट, तो ये जो आएगा यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स एफ अपॉन क्यू नॉट, इसी को बोलते हैं उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिट मतलब सबसे नन्हे चार्ज पर महसूस किया जाने वाला दम, फोर्स। समझ गए ना। एक्चुअल दम निकालनी तो आपको छोटे ही सा तो चार्ज देना पड़ेगा, ये दिखाओ अपनी दम। ये थोड़ा ना कि अपन यहाँ पे एनाकोंडा भेज देंगे, बोले दिखा दम, वो उल्टा इसको दम दिखा देगा। क्लियर हुआ। तो यस, तो अपने पास कितना हो गया, इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। समझ में आया। तो देखो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, सोर्स चार्ज पे। सॉरी बेटा कैपिटल क्यू था, तो मेरे को ईमानदारी से कैपिटल क्यू लेना चाहिए, यहाँ पे गलती हो गई। कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू। समझ में आया कि नहीं आया। तो 1/4πε0 इंटू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो मतलब किसी सोर्स चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया ना। ठीक है, तो इसको एक तरीके से और देख लेते हैं कि यदि आपके पास सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू है, इसके कारण आर डिस्टेंस पर आपने पूछा भैया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो अपने फॉर्मूला पढ़ लिया, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू कैपिटल क्यू अपॉन आर का। कोई दिक्कत, बन जाएगा। तो ये हो गया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। एनी प्रॉब्लम, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू पे, सोर्स चार्ज पे। जितना ज़्यादा सोर्स चार्ज होगा उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। समझ गया ना। ये बब्बर शेर जितना ज़्यादा जोर का होगा। टेस्ट चार्ज बोलते हैं। नहीं, अभी तो मैंने यहाँ पे यूनिट चार्ज रख दिया है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पहले टेस्ट चार्ज रखा था क्यू नॉट, बट क्यू नॉट की जगह 1 रख दिया, तभी तो इंटेंसिटी नापी गई। समझ गए ना। तो अभी मैंने यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब क्यू इक्वल टू कितना रख दिया, 1। कितना रख दिया है, 1। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स ही क्या होता है, इंटेंसिटी। क्लियर हुआ ना भाई। बताया था मैंने कि क्यू नॉट चार्ज पर कितना फोर्स लगता था, एफ। यस और नो। तो यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स कितना था, एफ अपॉन क्यू नॉट। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एफ अपॉन क्यू नॉट। समझ में आया, कोई दिक्कत। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है ना। वेक्टर लगा लो, एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है ना। यदि आप चाहें तो एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू ई। हाँ, आप जो बात कह रहे थे, अब ये क्या कहोगे, एफ क्या है, फोर्स। किस पर, क्यू नॉट पर। किस फील्ड पर, ई फील्ड पर। अगर ई फील्ड पर क्यू नॉट चार्ज रखोगे तो उस पर इतना फोर्स लगेगा, एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। क्लियर, बन जाएगा, बन जाएगा ना। हाँ, तो देखो जरा, ये ई फील्ड है। अगर इसके अंदर आप पॉजिटिव चार्ज रख रहे हो तो एफ इक्वल टू क्यू नॉट पॉजिटिव रख रहे हो, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो भी उसी डायरेक्शन में लगेगा। बोलो यस और नो। क्योंकि ई फील्ड है प्लस में और चार्ज भी प्लस में है, तो प्लस इंटू प्लस क्या आएगा, प्लस। मतलब फील्ड की डायरेक्शन नहीं बिगड़ेगी, फोर्स की डायरेक्शन नहीं बिगड़ेगी। बट यदि ई फील्ड जा रहा है और आपने निगेटिव चार्ज रख दिया, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ऑफ ई। बोलो यस और नो। तो मतलब ई के साथ माइनस लगा है, मतलब फोर्स अब कहाँ लगेगा, उल्टा। समझ में आया ना। मतलब कि नेगेटिव चार्ज पर फोर्स जो होता है फील्ड के अपोजिट लगता है, और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड के सपोर्ट में लगता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मतलब नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के फिर से बता देता हूँ। ये मान लीजिए आपके पास फील्ड है, ये ई फील्ड जा रहा है, ई वेक्टर फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये जा रही, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसी। समझ गए ना। जैसे मान लो तुम्हारे भाषा में ये प्लस क्यू चार्ज था, इसके कारण यहाँ पर ई फील्ड जा रहा था, ऐसा जा रहा था। अब मैंने यदि यहाँ पर रखा, यदि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यदि यहाँ पर मैंने रखा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो बताओ ये फील्ड की डायरेक्शन में भागेगा, फील्ड के अपोजिट भागेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा। तो एफ इक्वल टू होता है क्यू नॉट इंटू ई। बोले यस और नो। क्योंकि प्लस ये भी है प्लस ये भी है, तो जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। बोलो यस की नो। जो फील्ड है वही फोर्स डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में। बोलो यस की नो। अब यदि आपने प्लस क्यू के इम्पैक्ट में जो फील्ड जा रहा है उसमें आपने किसी पॉइंट पे माइनस क्यू नॉट चार्ज रख दिया, सो बोले यस नो, तो फील्ड तो आप बाहर की तरफ है, क्योंकि प्लस का फील्ड कहाँ होता है, बाहर। बट चार्ज कौन सा है, निगेटिव।
चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ कि आगे की तरफ? आगे की तरफ। कैसे लगेगा यार? नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा ना। और वैसे भी फॉर्मूले में देख लो, F इक्वल टू होता है Q नॉट इंटू ई। तो Q नॉट की जगह आपको माइनस Q नॉट रखना है ना, तो इंटू ई। बोलो यार, तो ई की डायरेक्शन सीधी जा रही थी, तो अब तो ये माइनस ही हो चुका ना। अगर ध्यान से देखो, ये F इक्वल टू ये क्या है, Q नॉट इंटू माइनस ही हो गया ना। तो अब डायरेक्शन कहाँ आएगी, फोर्स के पीछे आएगी ना, क्योंकि माइनस ही के अलॉन्ग लग रहा है। तो प्लस ये है, तो माइनस ही कहाँ है, ये है। समझ में आया? तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो पीछे की ओर लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया। तो ये फोर्स हो गया इस तरीके से, ठीक है ना। तो मेन फार्मूला क्या हुआ बेटा अपने पास? मेनली फार्मूला हुआ अपने पास E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। और ये टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा होना चाहिए। अगर आपको फील्ड निकालना है तो टेस्ट चार्ज क्या होना चाहिए, बहुत छोटा। अगर आप यहीं पर एनाकोंडा रख के रख दोगे तो इसके चक्कर में यही भाग जाएगा, तो इसका फील्ड आप मेजर ही नहीं कर पाओगे। समझ गए ना? इसका फील्ड आप मेजर नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या लिखते हैं अपन? लिखते हैं अपन कि E इज इक्वल टू वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट। और लिखते हैं Q बहुत छोटा है, Q नॉट बहुत छोटा है, तो अपन लिखते हैं लिमिट Q नॉट टेंस टू 0। Q नॉट बहुत छोटा है मतलब Q नॉट टेंस टू 0, ठीक है। चलिए तो देखिए अपन ने क्या फार्मूला पढ़ा? अपन ने फार्मूला पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है F अपॉन क्यू नॉट। यस और नो? तो यूनिट की बात करेंगे, फोर्स नापा जाता है न्यूटन में, Q नापा जाता है कूलम में, तो यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम, ठीक है। फोर्स की इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम। एक बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट न्यूटन पर कूलम। अब इसका वेक्टर नोटेशन देखिए, अभी मैंने आपको स्केलर नोटेशन दे दिया था। स्केलर नोटेशन क्या दिया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। अब वेक्टर फॉर्म लगाना है तो यहाँ भी क्या लगाऊंगा, वेक्टर। और यहाँ भी डायरेक्शन देने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा बेटा, रेडियल डायरेक्शन का आर कैप। क्या होगा, आर कैप। तो नोट कर लीजिए ये।